तक जो हमने सीखी हैं बातें लाइक इस कोर्स में, वो बेसिकली हमने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी साइड पे करने पे फोकस ज़्यादा रखा है। लेकिन हम सबको ये समझना है कि जब तक हमारे पोर्शन में राइट अमाउंट ऑफ डेट नहीं होगा, तब तक इक्विटी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉसिबल है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं लाइफ के, वो अगर इक्विटी में डाल दिया और उसमें अगर बहुत उतार चढ़ाव आ गया, तो एक्चुअली हम पेशेंस दिखा नहीं पाएंगे। तो पेशेंस डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ पैसा एकदम सेफ पड़ा होना चाहिए, और पैसा सेफ रखने का एक तरीका है कुछ पैसा डेट फंड में। लेकिन डेट फंड्स में मेरे ख्याल से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई बार पब्लिक जो है वो डेट फंड को समझती है, जैसे मैंने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया कि पैसा सेफ रखने के लिए हमें डेट फंड रखना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि डेट फंड जो होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है कि जो डेट फंड्स हैं वो सेफ ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए, रिस्क जो है वो एसेट क्लास डिसाइड नहीं करता। तो वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है जहाँ पे वो बोलता है कि रिस्क इज नॉट इन द एसेट, रिस्क इज इन द प्राइस। यानी कि रिस्की, अगर आप इक्विटी जब खरीदते हैं तो जनरली माना जाता है कि इक्विटी जो है वो रिस्की है। लेकिन अगर हमने जो क्लास में सीखा, अगर एक अच्छा कंपनी खरीदी जाए और सस्ते में खरीदी जाए डीसीएफ करके, डिस्काउंटेड कैश एनालिसिस से सस्ते में अगर एक इक्विटी में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद वो रिस्की नहीं है। सिमिलरली डेट फंड जो है, जो लगता है कि रिस्की है, लेकिन डेट को भी अगर हमने बहुत हाई प्राइस पे खरीद लिया, तो अगर हाई प्राइस पे हमने डेट फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो भी रिस्क हो सकता है। तो रिस्क इज नॉट इन द एसेट क्लास, रिस्क इज इन द प्राइस। यानी कि जैसे कई लोग मानते थे घर तो रिस्क फ्री होता है, लेकिन बहुत हाई प्राइस पे घर खरीद लेना शायद घर भी रिस्की हो सकता है। इक्विटी बहुत रिस्की होता है, जो ऐसा लोग मानते हैं, और नेचुरली वोलेटाइल होता है, बट सस्ते में खरीदना शायद रिस्की नहीं होगा। डेट फंड शायद रिस्की नहीं होता, बट बहुत हाई प्राइस पे डेट फंड खरीद लेना, वहां पर भी रिस्क आ सकता है। तो अभी हमको समझना है कि ये कैसे पता करें कि डेट फंड क्या होते हैं और कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हम डेट फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो जनरली हम जैसे लोग डेट फंड को बैंक से कंपेयर करते हैं। जैसे एक आम आदमी अपना पैसा जो है वो जनरली अपना पैसा बैंक में रखता है, तो हम कई बार बोलते हैं कि पैसा बैंक में रखने के बजाय आपको डेट फंड में रखना चाहिए, यानी बैंक एफडी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ये जो भी बैंक में हम पैसा रखते हैं उसको मैं डेट फंड से कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज समझने की कि हम क्यों प्रीफर करते हैं डेट फंड को, वो है टैक्स एडवांटेज। तो बेसिकली डेट फंड्स में थोड़ा ज्यादा टैक्स एडवांटेज होता है, या एडवांटेज बोलने के बजाय बोल सकता हूँ मैं, वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। टैक्स एफिशिएंट मतलब इनमें रिलेटिवली जो है वो टैक्स कम लगता है। तो कैसे कम लगता है टैक्स, वो समझने की अब हम कोशिश करेंगे। तो डेट फंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पर 3 साल बाद डेट फंड्स में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या उसमें जो भी गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन माना जाता है। और डेट फंड में 3 साल बाद जो गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, और 3 साल से पहले जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे इक्विटी में हमने बोला 1 साल से ऊपर जो होता है वो लॉन्ग टर्म और 1 साल से नीचे शॉर्ट टर्म, उसी तरीके से डेट फंड में 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म और 3 साल से नीचे शॉर्ट टर्म। तो पहला एडवांटेज जो डेट फंड का है वो टैक्स का एडवांटेज है, और वो क्या एडवांटेज है वो समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, आज आपने पैसा बैंक में एफडी कर दिया। अगर आपने बैंक में पैसा एफडी कर दिया तो समझिए आपको बैंक में हर साल 7% का इंटरेस्ट दिया, और आपने मान लीजिए 5 साल 6 साल जो भी एक लंबे समय की आपने बैंक में एफडी कर दी, तो हर साल आपको 7% इंटरेस्ट मिला। 7% इंटरेस्ट मिला, लेकिन हर साल जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो हमारा अपनी इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, समझिए 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो 7% के ऊपर आपको हर साल जो 7% का 30% यानी 2.1% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपका जो इफेक्टिव रिटर्न है, इफेक्टिव रिटर्न आफ्टर टैक्स वुड बी 7% माइनस 2.1%, विच इज 4.9% का आपका रिटर्न होगा। यही अगर पैसा हमने लंबे समय के लिए डेट फंड में रखा होता तो क्या एडवांटेज होता है वो समझते हैं। समझिए आपने 3 साल से ज्यादा पैसा डेट फंड में रखा, उस डेट फंड में भी रिटर्न आपको 7% मिला। मैं कर लेते हैं कि 7 का 7 ही मिला, एक्जैक्टली सेम मिला। तो उसमें क्या एडवांटेज मिलेगा, 7% आपका गेन था, लेकिन क्योंकि आपने 3 साल बाद बेचा तो इसमें बेसिकली आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो डेट फंड में यू गेट अ बेनिफिट नोन एज इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट यानी कि जैसे घर अगर आपने कभी बेचा हो तो उसमें आपको पता होगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। जैसे समझिए मैंने घर 1 करोड़ पे खरीदा 10 साल पहले, और मैंने आज वो घर 2 करोड़ पे बेचा। अब मैंने 1 करोड़ का घर 10 साल पहले खरीदा था और 2 करोड़ पे बेचा, तो मेरा जो गेन है वो 1 करोड़ का है। तो वैसे तो 1 करोड़ पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है वो जो 10 साल पहले 1 करोड़ का घर खरीदा था वो इन्फ्लेशन के हिसाब से, बास्केट के हिसाब से, इंडेक्शन जो महंगाई के एक हम एक दर बना देते हैं, एक बास्केट बना देते हैं, उसके हिसाब से वो चेक करते हैं कि 1 करोड़ का घर 10 साल बाद करीब इसको समझिए महंगाई के हिसाब से 1.8 करोड़ हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब 1 करोड़ का घर वैसे भी इन्फ्लेशन के हिसाब से 1.8 का हो गया, और अगर मैंने आपके 2 का बेचा तो माना जाएगा मेरा गेन जो है वो सिर्फ 20 लाख रुपए, और मेरे को जो टैक्स पे करना पड़ेगा सिर्फ 20 लाख पे करना पड़ेगा, रादर दैन वो पूरा 1 करोड़ मेरा जो गेन है उससे। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता तो क्या होता, आप 1 करोड़ पे घर खरीदते, 2 करोड़ पे बेचते, पूरे 1 करोड़ पे आपको क्या भरना पड़ता, आपको पूरे 1 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ता। बट यहाँ पे हमने बोला 1 करोड़ का घर जितने भी साल थे उसमें वो 1.8 का तो वैसे ही इन्फ्लेशन से हो गया, तो आपका जो रियल गेन माना जाएगा वो सिर्फ 20 लाख माना जाएगा, और सिर्फ 20 लाख पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो डेट फंड में भी हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, यानी कि मान लेते हैं कि डेट फंड ने आपको हर साल 7% का रिटर्न दिया, लेकिन 5% का जो था वो हर साल का इन्फ्लेशन था। अगर 5% का इन्फ्लेशन था तो आपका गेन कितना माना जाएगा, सिर्फ 2%।
आपका 2% गेन माना जाएगा और टैक्स पर्पस के लिए यही गेन है। और इस पे फ्लैट 20% समझिए टैक्स लग गया। अगर फ्लैट 20% टैक्स लग गया तो इस पे हमें 0.4% का क्या भरना पड़ेगा, टैक्स। तो इफेक्टिवली सिर्फ 0.4% का टैक्स भरना पड़ा, तो हमको 7% मिला, उसमें से 0.4% हमने टैक्स पे कर दिया और इफेक्टिव जो रिटर्न है वो हमारा 6.6% हो गया। यानी कि अगर मैंने डेट फंड में 7% कमाए तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6.6% है। जबकि मैंने एफडी में अगर 7% कमाए और 3 साल पैसा रखा तो उसका इफेक्टिव रिटर्न मेरा 30% स्लैब दोनों ने किया है, तो उसके हिसाब से वो 4.9% ही मेरे को मिला। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं ये 4.9 से अगर 6.6 मिल जाए तो जो हमको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है 1.7% का, वो हमारे लिए काफी बड़ा रिटर्न हो सकता है। तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने की पहली वजह हमारी ये है कि वो टैक्स फ्री नहीं होते, वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने टैक्स फ्री नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं कि टैक्स एफिशिएंट है। अच्छा, लेकिन अगर कहीं 3 साल से पहले भेज दे तो इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं होती, कोई एडवांटेज नहीं मिलता। इसको आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाता है और इनकम के हिसाब से जो टैक्स भरना है वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे बैंक के इंटरेस्ट रेट में भी होता है। अभी डेट फंड्स में क्योंकि टैक्स एडवांटेज है इसलिए हमको उसमें इंटरेस्ट आया और हमने समझे डेट फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के डेट फंड्स होते हैं अब वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपने कभी सुना हो, डेट फंड्स में 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स। तो 3 मेजर कैटेगरीज होती है, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स। तो मैं लिख रहा हूं, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स। अभी ये जो डेट फंड्स होते हैं इनमें अलग अलग टाइप के बेसिकली डेट फंड्स करते क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आप लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वो शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी म्यूचुअल फंड क्या करेगा, निफ्टी में इन्वेस्ट करेगा। कोई एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इक्विटी में, वो बेसिकली आपसे पैसा लेगा और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। उसी तरीके से डेट के भी म्यूचुअल फंड आते हैं। डेट के म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जैसे ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ये सारे लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, ये सारे डेट फंड्स हैं और सारे के सारे डेट फंड्स इन्वेस्ट कहां करते हैं, बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, और उनके बीच में मिड टर्म बोलना चाहे तो मिड टर्म बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में दो चीजें हो सकती हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो अभी ये जो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इनके अंदर भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सबका कॉम्बिनेशन। तो समझते हैं कौन से वाले फंड्स, लिक्विड फंड्स किन में इन्वेस्ट करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट किस में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट किस में करते हैं। तो लिक्विड फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स और बीच में अल्ट्रा शॉर्ट है। तो नाम लिक्विड से समझ क्या पड़ता है कि ये लिक्विड फंड्स में पैसा हमेशा, लिक्विड डेट फंड्स हैं, ये लिक्विड फंड्स हमेशा डेट ही होते हैं। तो हमने बोला लिक्विड फंड्स हमेशा पैसा जो है वो एकदम लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में आपका पैसा पड़ा रहता है, आप कभी भी जाए पैसा निकाल सकते हैं। तो लिक्विड मतलब जब चाहे आप पैसा क्या कर सके, निकाल सके। अब नेचुरली क्योंकि ये लिक्विड रखते हैं अपना पैसा, तो ये कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, क्या ये कोई ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो जिसकी मैच्योरिटी 10 साल दूर है, 20 साल दूर है बॉन्ड्स की, ऐसा नहीं है। ये जनरली पैसा हमेशा कहां रखते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, बहुत नजदीक, जिनकी मैच्योरिटी 10-10, 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में होने वाली होती है, ताकि इसमें पैसा हमेशा एकदम लिक्विड पड़ा रहे। जिसको भी जब पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ बॉन्ड अभी मैच्योर हो रहे हो और पैसा उधर से निकाल सकते हैं। तो पहले तो समझते हैं ये बॉन्ड्स होते कैसे हैं, इनकी पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एक सिंपल बॉन्ड ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक आरबीआई का बॉन्ड ले रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड, और मान लीजिए वो 10 ईयर बॉन्ड ले रहे हैं, 10 ईयर बॉन्ड, जिसमें कूपन या यील्ड बोल सकते हैं, रिटर्न या कूपन रेट। कूपन मतलब जहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मान लेते हैं, एक सीधा कूपन बोलने के बजाय कंफ्यूज हो जाए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं एक 8% 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आपको खरीदना है तो ये बॉन्ड्स कंपनीज भी इशू करती है, जिनको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, कंपनी इशू करती है, और अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। सबसे सिंपल, अगर आपको एक बॉन्ड खरीदना है विच इज से आरबीआई 8% 10 ईयर बॉन्ड, इसका मतलब ये है अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो क्या आपको पैसे भरने पड़ेंगे या पैसे मिलेंगे, बॉन्ड खरीदने के तो पैसे भरने पड़ेंगे। तो हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, t इक्वल टू 0। तो समझिए t इक्वल टू 0 पे एक बॉन्ड की जनरली फेस वैल्यू 1000 रुपए होती है, तो मान लेते हैं इसमें भी 1000 ले रहे हैं, तो आपने t इक्वल टू 0 पे ये बॉन्ड खरीदने के 1000 रुपए दे दिए। जैसे ही आपने 1000 रुपए दिए तो आपको बॉन्ड मिल गया। लेकिन आपने आरबीआई से 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसने बोला है कि हम आपको इस रिटर्न कितना देंगे, 8% का रिटर्न देंगे। तो एक साल बाद जनरली अगर एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलता है इसमें, तो एक साल बाद 8% के हिसाब से कितना पैसा मिल जाएगा, 80 रुपए। सेकंड ईयर कितना मिल जाएगा, 80 रुपए। थर्ड ईयर कितना मिलेगा, 80 रुपए। तो ये 8% आपको गारंटी कर चुका है। अब ये 8% मिलता रहेगा, 80%, और लास्ट में जो है ये बेसिकली 10th ईयर में अपने 80 भी दे देगा और साथ में आपका जो प्रिंसिपल था 1000 वो भी दे देगा। तो इसका मतलब मेच्योरिटी पे आपको उस साल का 80 रुपीज जो था वो तो मिला ही मिला, और साथ में आपका पूरा प्रिंसिपल भी मिल गया। तो एक तरीके से बॉन्ड क्या कर रहा है, 1000 रुपए भरो और 8% लेते रहो, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और ये 80 और लास्ट का 1000 नियरली गारंटीड है, जब तक जो इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, यानी जिसने ये इशू किया है अगर वो डिफॉल्ट ना कर दे, जैसे आरबीआई के केस में तो डिफॉल्ट नियरली चांसेस 0 है कि आरबीआई तो नोट प्रिंट करके भी आपको पैसा दे देगा, तो इसका मतलब इसका क्रेडिट रिस्क नहीं होता। लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनमें किसी ने आपको 1000 रुपए का, आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, से XYZ कंपनी का बॉन्ड खरीदा, और वो 80 रुपए देते जा रही है, बट कभी कोलैप्स होने की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से वो लोन का पैसा, जो कूपन का पैसा है जो आपको हर साल देना है, तो उस पर डिफॉल्ट भी कर सकता है। इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं। तो हमने बोला
ये जो है एक नॉर्मल बॉन्ड का पे आउट स्ट्रक्चर है। आप 1000 रुपए भरते हैं, आपको 80 मिलते जाते हैं, तो ये सारे प्लस हैं, आपको मिलते रहेंगे, लास्ट में 80 और 1000 में मिलेंगे। और अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते रहते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है कि ये पैसा मिलना ही मिलना है, अनलेस एंड अनटिल इसमें बस दो ही रिस्क हैं। पहला रिस्क कि कंपनी ये जिसने ये इशू किया वो डिफॉल्ट में कर दे। दूसरा रिस्क अगर इन्फ्लेशन 25% भी बढ़ जाए, 30% से बढ़ने लग जाए हर साल कोई रीजन की वजह से, तभी भी आपको तो कितना मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ने तो गारंटी कर दिया है, ये आपको कितना देगा, सिर्फ 8% देगा। तो उस टाइम पे महंगाई अगर बहुत बढ़ गई होगी तभी भी आपको 8% मिलेगा। बैंक का रेट चाहे 20% भी हो गया तभी भी आपको 8% मिलेगा। तो इसमें ये दो रिस्क है। पहला रिस्क कि आपने जो 80 रुपए मिलने हैं वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा रिस्क महंगाई कितनी भी बढ़ जाए कम हो जाए, आपको तो हमेशा 80 रुपए ही मिलने हैं। तीसरा रिस्क रीइन्वेस्टमेंट रिस्क भी बोलते हैं। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब ये 80 रुपए जो आपको एक साल बाद मिलेंगे, वो 80 रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उस टाइम पे मार्केट जो है बढ़ गई होगी, उस टाइम पे महंगाई इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, उसके हिसाब से वो 80 रुपए आपको नई जगह पे इन्वेस्ट करने होंगे। तो इसको बोल देते हैं रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और दूसरा है डिफॉल्ट रिस्क, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट में करते। तीसरा मैंने बोला कि अब ये अगर महंगाई ज्यादा भी बढ़ जाए तभी भी आपको तो 80 रुपए ही मिलते रहेंगे। तो ये नॉर्मल बॉन्ड का पे आउट स्ट्रक्चर होता है। अभी इन बॉन्ड में वैसे कोई डरने की बात नहीं होती, बट बॉन्ड्स में गड़बड़ कहाँ हो सकती है वो समझते। आपने अब 1000 का एक बॉन्ड खरीद लिया जिसकी मेच्योरिटी 10 साल, लेकिन समझिए 2.5 साल बाद यहाँ पे आपको पैसे की जरूरत पड़ी। जैसे ही आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप बॉन्ड को मार्केट में बेचने जाएंगे, लेकिन कोई बंदा बॉन्ड क्यों खरीदेगा ये वाला, समझिए। जिस दिन आप खरीदने गए तो उसको बैंक में 9% या इजी करने के लिए लेते हैं 10%, बैंक में उसको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसको बैंक में एफडी करने का 2.5 साल बाद 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बोलेगा कि मैं ये बॉन्ड क्यों खरीदूं, क्योंकि ये बॉन्ड तो साल का कितना दे रहा है, सिर्फ 8%। जबकि अगर मैं आज नहीं एफडी करता, उस टाइम शायद जब लिया था तब नहीं मिलता था बैंक में 10%, लेकिन आज बैंक में 10% मिल रहा है। अगर 10% बैंक में मिल रहा है तो ये बोलेगा भाई मैं आपसे क्यों खरीदूं ये बॉन्ड, क्योंकि मैं अपने 1000 रुपए का ये बॉन्ड खरीदने के बजाय मैं 1000 रुपए बैंक में डाल देता हूँ, 10% कमाता हूँ। लेकिन अगर आपको ये बॉन्ड बेचना ही बेचना है तो आप बोलेंगे भाई मेरे को तो पैसे की जरूरत है, मैं बॉन्ड बेचने को तैयार। तो बोलेगा ठीक है मैं ये बॉन्ड आपसे खरीद लेता हूँ, लेकिन 1000 में नहीं, जब 2.5 साल बाद खरीदूंगा तो शायद 800 रुपए में खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अब 800 रुपए बढ़ के अगर वो हर साल 80 रुपए कमा रहा है तो इसमें भी वो रेट कितना कमा रहा है, 10% ही कमा रहा है। तो इसका मतलब जो 1000 का बॉन्ड है वो कभी कभी मार्केट में बहुत बुरी तरह गिर के 800 पे भी आ सकता है। और जिस दिन आपको पैसे की जरूरत होगी और आपको ये बेचना पड़ गया तो 800 पे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई हायर प्राइस पे खरीद ही नहीं रहा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव रिस्क। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव रिस्क, सेंसिटिविटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, अगर 2.5 साल बाद जब आप बेचने गए तब उस दिन मार्केट में मान लीजिए बैंक का रेट हो गया से 5%। अब क्योंकि बैंक में अगर एफडी करेगा तो क्या मिलेगा, उसको 5% ही मिलने वाला है। तो वो बोल रहा है भाई मेरे को तो बैंक में 5% मिल रहा है, जबकि ये बॉन्ड तो मेरे को हर साल कितना दे रहा है, 8%। तो वो आपके पास आएगा, बोलेगा ये बॉन्ड मेरे को दे दो, लेकिन आप उसको बोलेंगे भाई मैं 1000 में तो ये बॉन्ड बेचूंगा नहीं क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। अब इस पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता है, 8%, वो पहले से गारंटीड था, लेकिन बैंक में कितना मिल रहा है, 5%। तो ये बॉन्ड मैं आपको 1600 रुपए में दूंगा। अब 1600 रुपए का अगर वो बॉन्ड खरीदता है और 80 रुपए लेता है तो भी उसको कितना मिल रहा है, 5%। यानी आपने जो बॉन्ड खरीदा था 1000 पे, वो 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मेच्योरिटी के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है। अगर बैंक में या उस टाइम मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हैं तो कोई भी ये बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा जो 8% देता है, और बैंक में अगर ज्यादा मिल रहा है तो इस बॉन्ड का रेट गिर जाएगा। अगर उस टाइम पे बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो ये बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क। तो हमें सबको क्या समझना है कि हम बॉन्ड्स को जब रिस्क फ्री समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया लंबे समय के लिए सोच के कि पैसा नहीं निकालूंगा, और अगर मुझे बीच में निकालना पड़ गया, उस दिन मेरा पैसा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तो मेरे को 80 रुपए मिल रहा है, प्रिंसिपल मेरा कम भी हो सकता है, गिर भी सकता है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क। एक और चीज होती है तो मेरे ख्याल से अब सेबी मैंडेटरी कर रही है शायद कि बॉन्ड्स के जो 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 अंडरस्टैंडिंग होगी, जो बॉन्ड्स को जो डिस्क्राइब किया जाएगा वो ड्यूरेशन नाम से किया जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि क्या उनकी इंटरेस्ट, इट इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क। बट आज इस सेशन में हम लोग अपने कोर्स में ड्यूरेशन की बात नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में कभी ड्यूरेशन जब आ जाएगा, जो मेरे ख्याल से आने वाला है, तो हम शायद आगे कभी इसके ऊपर वीडियो बात कर सकते हैं। बट अभी ड्यूरेशन नाम की कोई चीज नहीं, उस पर समझने की जरूरत नहीं है। हमने बस समझा बॉन्ड्स का पे आउट स्ट्रक्चर क्या होता है। बॉन्ड्स लिक्विड भी हो सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और बॉन्ड्स जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के, सिर्फ लॉन्ग टर्म के, सिर्फ दोनों के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इनका पे आउट स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने बताने की कोशिश की। अभी जैसे मैंने अभी जो आपको बॉन्ड दिखाया था वो 10 ईयर बॉन्ड था, तो जनरली इसको हम एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड मान रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी काफी दूर थी और उसमें इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क अच्छा खासा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से डेट फंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड फंड्स। तो नाम लिक्विड से ही क्या समझ पड़ रहा है, एकदम लिक्विड, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जनरली आपका पैसा हमेशा किस में रखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में रखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी बना सकते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। तो जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको हम कई बार बोल देते हैं कमर्शियल पेपर। बस नाम के लिए है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर किसी कंपनी ने अपने 50 दिन के बॉन्ड इशू किए जिससे वो गारंटी कर रहा है कि मैं 50 दिन बाद, आज मेरे को आप 1 लाख रुपए के बॉन्ड में से खरीद लो, मैं आपको 1 लाख के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। तो जब कंपनी करती है तो उसको बोल देते हैं कमर्शियल पेपर, है तो ये बॉन्ड ही। लेकिन गवर्नमेंट करती है, जैसे आरबीआई अपने छोटे शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है, उसको जनरली बोल देते हैं ट्रेजरीज। जैसे आपने यूएस ट्रेजरीज वगैरह बहुत फेमस है, तो वहाँ की जो फेड है या सेंट्रल बैंक है वो अपने बॉन्ड इशू कर देता है। तो हमने बोला गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। लेकिन लिक्विड में सारा पैसा कौन से बॉन्ड्स में होगा, सब शॉर्ट टर्म बॉन्ड में होगा, लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीच में कभी भी किसी को पैसा निकालना है, जैसे सेविंग अकाउंट, या सेविंग अकाउंट का पैसा अगर वो सब लोगों को लोन दे दिया उन्होंने, तो जिस दिन आपको पैसा निकालना होगा, निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जनरली बोल देते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लिक्विड बॉन्ड्स।
शॉर्ट टर्म के बाद अल्ट्रा शॉर्ट को भी यूज करते हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में ही करेगा। और इनकी मेच्योरिटी, एवरेज मेच्योरिटी, मतलब ये जो डेट फंड होगा, जो लिक्विड फंड्स में, जो लिक्विड फंड्स का डेट फंड होगा, वो बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदता होगा, उसमें कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते होंगे, कुछ गवर्नमेंट होते होंगे, सारे शॉर्ट टर्म होते होंगे, किसी की मेच्योरिटी 20 दिन की होती होगी, किसी की मेच्योरिटी 60 दिन की होगी, बट इनकी जो एवरेज मेच्योरिटी होती है जनरली बहुत छोटी होती है, 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, 30 डेज, बहुत ही छोटी डेज की एवरेज मेच्योरिटी होती है। यानी कि सारे के सारे बॉन्ड्स की अगर मैं एवरेज मेच्योरिटी निकालूं, कोई ज्यादा कोई कम, एवरेज मेच्योरिटी 30, 50, 60 दिनों की जनरली मेच्योरिटी होती है। इतनी छोटी मेच्योरिटी से फायदा क्या होता है कि हमेशा पैसा सर्कुलेशन में रहता है, कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। इनका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत कम। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था, एक आरबीआई का बॉन्ड जो 10 साल तक होल्ड करने वाले हैं, अगर 10 साल तक होल्ड करने वाले हैं और अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं 10 साल के बॉन्ड में, और आरबीआई ने इंटरेस्ट ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, तो अगले 8 साल के जो पे ऑफ थे वो तो 8% के 8% ही रहेंगे। लेकिन बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो अगले 8 साल का जो पैसा है वो आपका इफेक्ट होता है। तो जितना लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा, उसको इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करने से तकलीफ ज्यादा होगी। जो बॉन्ड मेच्योरी होने वाला है बहुत जल्दी, 30 दिन में, 40 दिन में, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो भी जाए तो उसके पे ऑफ में या उसके वैल्यू में इतना खास फर्क नहीं आएगा। यानी कि क्योंकि मेच्योरिटी छोटी होती है, तो लिक्विड फंड्स की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बहुत लो होती है। तो इसमें अधिकतर वो पैसा रखते हैं जो आप कभी भी निकालने वाले हो, ताकि इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपके प्रिंसिपल को कोई फर्क ना पड़े। तो हमने बोला इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क लिक्विड फंड्स में बहुत लो होता है, इनकी एवरेज मेच्योरिटी बहुत छोटी होती है। लेकिन इनका नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे बॉन्ड्स, ये छोटे टर्म के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो सकता है, बाकियों के हिसाब से थोड़ा लो हो सकता है। जैसे बैंक में भी अगर आपने 30 दिन के लिए पैसा रखा तो एफडी करी तो उस पर रिटर्न बहुत कम मिलता है, अगर आप 1 साल की करें तो उस पर रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो लिक्विड फंड्स की छोटे टर्म के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। कम कितना कम, वो अभी हम देखेंगे। उसी तरीके से आप समझते हैं, कुछ होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी किसमें इन्वेस्ट करते हैं? लॉन्ग टर्म बॉन्ड जनरली सारे ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी मेच्योरिटी क्या होगी, बहुत लॉन्ग टर्म होगी, मेच्योरिटी बहुत दूर दूर होगी। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में करने का फायदा क्या होता है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मैं 10 साल के लिए कमिट कर रहा हूँ, 20 साल के लिए कमिट कर रहा हूँ। लेकिन इनमें डिफॉल्ट रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा। खासतौर पर अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रहे हैं, कंपनी का बॉन्ड, और वो 20 साल का बॉन्ड है, तो आज तो शायद रिलायंस जैसी कंपनी कोई सोच नहीं सकता कि डिफॉल्ट करेगी, लेकिन 20 साल बाद, 30 साल बाद इकोनॉमी कहाँ होगी, क्या इनोवेशन हो गए होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या होगा, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका मतलब जो जितना लॉन्ग टर्म जाएगा उसमें डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन डिफॉल्ट रिस्क जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर सकती है, इसलिए वहां पे वो रिस्क नहीं आता। लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट में भी कर सकती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी कर सकती है। तो जनरली हम इनको बोल देते हैं, जो गवर्नमेंट के बहुत दूर की बॉन्ड्स होते हैं उनको कई बार हम गिल्ट फंड भी बोल देते हैं, गिल्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ट। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत दूर के होते हैं उनको कई बार हम डिबेंचर्स भी बोल देते हैं, जो बहुत दूर दूर की हो। बट अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, बट नाम से ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट की जो होते हैं उनको ट्रेजरीज बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म में जो कॉर्पोरेट के होते हैं उनको हम जनरली कमर्शियल पेपर बोल देते हैं। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म वाले में फायदा यह है कि इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा। और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क भी क्या है, हर साल जो पैसा मिला करेगा उसको भी रीइन्वेस्ट करने का रिस्क है, और बाकी जो पैसा है वो तो आपने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए समझिए आपने इन्वेस्ट कर दिया है। उनके कहीं बीच में आ जाते हैं अल्ट्रा शॉर्ट फंड, जो ना एकदम, तो इनकी मेच्योरिटी जो है वो लिक्विड फंड जितनी कम नहीं होती और लॉन्ग टर्म फंड जितनी दूर नहीं होती, कहीं बीच में आते हैं, और इनका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिस्क भी कहीं बीच में आ जाता है। तो लिक्विड फंड सबसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नाम से ही सजेस्ट पता लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टर्म है, अल्ट्रा शॉर्ट कहीं बीच में। अब हमको क्या समझना है कि हमको भी अपने वेल्थ का कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में रखना है, लेकिन कौन सा पैसा हम लिक्विड में रखें, कौन सा पैसा हम अल्ट्रा शॉर्ट में रखें, या कौन सा पैसा हम लॉन्ग टर्म में रखें, तो वो हमको समझना शामिल करना है। वैसे तो जनरल रूल क्या होना चाहिए, जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जो एफडी नहीं कर रहे होते, करंट अकाउंट में कंपनी रखती है, वो पैसा आपको कहाँ रखना चाहिए, लिक्विड। जो पैसा आप जैसे एफडी कर देते हैं 1-1 साल की, वो शायद आप अल्ट्रा शॉर्ट वगैरह में रख सकते हैं। जो पैसा बहुत दूर आपको नहीं चाहिए और आपने बैंक में एफडी की हुई है 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल की, वो आप कहाँ रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में। लेकिन इमरजेंसी फंड वगैरह वो जनरली लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट में रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको पैसा निकालना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे किसी वेबसाइट पे जाके कि भाई ये लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड, इनको हम चूज कैसे करते हैं, कैसे पता लगे कि एक अच्छा, कैसे समझ पड़ता है कि इसमें खराबी क्या है, क्या अच्छा है, क्या देखना चाहिए। तो अभी हम इसको चूज करना सीखेंगे कि कैसे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट, लॉन्ग टर्म डेट फंड को हम चूज करते हैं।